आपका Yes, आ गया। ma'am. Call is now being recorded. This call is now taking notes. ठीक है, तो मतलब जो आप लोगों के अभी तक वो वाले चैप्टर आ रहे हैं, जिनका एक बार चैप्टर टेस्ट हो गया, वो सारा दोबारा से आ रहा है ना। और जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनका ऑफलाइन टेस्ट होगा, बता देंगे लोकेश सर। अभी मुझे नहीं मालूम है नोटिफिकेशन आई है नहीं, बट मैं पहले तुम लोगों को बता रही हूँ, जो जितने भी मेजर टेस्ट होंगे दैट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, सो जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग जाइएगा जरूर इस हफ्ते। ठीक है, पीर बख्श आ गया है, अब्दुल्ला, धनंजय आ गया। सो यस, 3 स्टूडेंट्स जो हैं और ऐड हुए हैं इस बैच में तुम लोगों के साथ। उनका मास बैच, जो दूसरा बैच चल रहा था उसमें परफॉर्मेंस उनका काफी अच्छा था, अब वो जो है इसी बैच के पार्ट है। तो ठीक है बच्चों, तो आई गेस मुझे स्टार्ट करना चाहिए। मैं आज आपको डीएनएफ लोग नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा मेरा टाइम जाएगा, कुछ मैंने तुम लोगों को चीजें भी बतानी है। देखो बच्चों, अभी जैसे तुम लोगों का संडे में जो टेस्ट होगा, अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस देखने में बहुत सारा है, राइट। अब इतना सारा सिलेबस 6 दिन में नहीं हो पाएगा, ये मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो। 6 दिन में वो सारा तो नहीं कर पाओगे। तो आप प्लीज ये मेक श्योर करिएगा, जो चैप्टर आपको आते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, जो चैप्टर आपको आते हैं प्लीज आप उनको ही प्रायोरिटाइज करो। कुछ बच्चों का जिनके साथ मेरा 1-on-1 हो चुका है अब तक, वो मैं ऑलरेडी बता दिया है उनको क्या करना है, तो वो आप लोगों को मालूम है। जिन बच्चों की मैं मेंटर नहीं हूँ या जिन बच्चों के साथ 1-on-1 मेरा भी नहीं हुआ है, तो प्लीज ये मेक श्योर करिएगा आपको पहले वो चैप्टर्स करने हैं जो आपको आते हैं। मान लो थर्मो आपको नहीं आता है, और थर्मो चैप्टर ऐसा है, बहुत वास्ट है एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम मांगता है ये चैप्टर। ठीक है, तो यू कैन स्किप। अगर आप लोगों को ये इसमें नहीं बने हैं क्वेश्चन और लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मेहनत, मतलब प्रैक्टिस मांगता है और इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। आप वो वाले चैप्टर्स करो। अगर मैं गाइड करूं एज अ टीचर और एज अ मेंटर, तो आप लोगों को पहले 12th रिवाइज करना चाहिए, ताकि 12th में आप लोग मात ना खाओ। समझ रहे हो, क्योंकि वो एक 12th एक ऐसी, मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के डिटेल में हो रहे हैं, और ऊपर से आप लोगों के काफी बार उनका टेस्ट भी हो चुका है। तो 12th में आप लोग अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज 12th को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद 11th में उन्हीं चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखो जो आपको आते हैं। सेम इन फिजिक्स, सेम इन मैथ्स एंड सेम इन केमिस्ट्री। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जितना तुम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा है या रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है एक केमिकल बॉन्डिंग वो चैप्टर हो सकता है जो यू शुड डेफिनेटली डू फॉर दिस अपकमिंग मेजर टेस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये 3 चैप्टर आपको करने चाहिए अगर आते हैं तो। मैं अपने हिसाब से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर आसान है और क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बन तो मोल कॉन्सेप्ट से भी जाते हैं, बट मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, आपको फिजिक्स मैथ्स भी करना होता है। ठीक है, तो इस टेस्ट में जो हुआ इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है मेरा बेटा, वो एक्सपेक्टेड था, है ना, वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि सिलेबस में थर्मो आ रहा था और बहुत से बच्चों ने वो किया भी नहीं हुआ था, तो स्कोर आपका थोड़ा डाउन जाना ही था। बट ये मेक श्योर करिए जो आपका पहले मेजर टेस्ट में जैसे जो आपका परफॉर्मेंस आया था, अब आप देखना जो आपका संडे में मेजर टेस्ट होगा उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, या तो इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। अगर इम्प्रूवमेंट होगा अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आप देख लेंगे कि क्या और दिक्कत आ रही है, किस चीज में और हम लोग ध्यान दे सकते हैं। आप समझ रहे हो। तो बेटा जो भी आपका मेंटर है, पीरबख्श, अब्दुल्ला एंड धनंजय, आप लोगों के मेंटर्स बन जाएंगे, है ना, क्योंकि आप आज ही ग्रुप में ऐड हुए। तो जो बाकी जो बच्चे हैं, जो भी जिन टीचर्स आप लोगों के मेंटर हैं, प्लीज 1-on-1 कॉल में थोड़ा खुल के बात करिए उनसे, टीचर से, ताकि वो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे आप लोगों पे विश्वास है, और ये विश्वास के भरोसे ये बैच चल रहा है अपना पिछले 2.5 महीने से। तो विश्वास है कि आप लोग ईमानदारी से अपना टेस्ट देते हैं,
ठीक है, ऐसे भी बहुत बच्चे आए हैं जिनका कम स्कोर भी आया बहुत, लेकिन वहां पे टीचर को एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहला जो परंपरा है वो यही होनी चाहिए कि आप लोगों को टेस्ट जो है बहुत ऑनेस्टी से देना है। क्लियर है? तभी आप लोग अपने आप को देख पाओगे कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये सब प्लीज ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे। कौन नहीं आया? गौरव, सिमरन आ गई? गौरव, सिमरन, गर्व? Yes, ma'am. ठीक है, गौरव गर्व को बुलाना पड़ता है दोनों भाइयों को। एक मिनट रुक जाओ बेटा। सुनीति भी नहीं आई। स्मृति का नहीं आई? आ गई। और कौन सा स्टूडेंट था जो नहीं आया? सुनीति। बच्चों, आप लोगों को टाइम नहीं पता है क्या जो लेट ज्वाइन कर रहे हो? तुम लोग डांट खाने वाले काम क्यों करते हो? हाँ, गर्व लेट क्यों आए हो? ये राहुल, ये हंसी जो तुम्हारे निकल रहे ना, ब्लॉक कर दूंगी क्लास से। ये देखो, थोड़ा साथ में लेके खा लिया करो बेटा। गौरव, गौरव थोड़ा टाइम पे बेटा ला कल से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई गेस सभी बच्चे आ गए हैं एक्सेप्ट वन स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे देखिएगा कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रही हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। चलो, रिपोर्ट कार्ड लिंक आ गया सभी के ग्रुप में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो कौन सा कलर लूं? पर्पल ले लेते, पर्पल। चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 26 था वो तुम्हारा था थर्मोडायनामिक्स से। तो कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था? हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो ये दे सकते हो, जिन्होंने किया था। एक बच्चा एक ही बार करे। First question कृतिका किया था क्या? is गलत हुआ. क्यों किया था फिर जब नहीं आता था तो? बहुत बच्चों ने नहीं किया, बट किसी ने तो किया होगा ना। प्रिंस, तुमने किया था क्या? यस मैम. हो गया था? नहीं मैम, गलत किया. मैं समझ गई गलत क्यों हुआ था। एक मिनट रुको। क्या तुम लोगों ने जिनका गलत हुआ था, अरे ये क्या हो रहा है, क्या जिनका गलत हुआ है क्या तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था? यस मैम. हाँ, Yes, ma'am. हो गया गलत। ये लगाते हैं रिवर्सिबल वाले केस में, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में। आपको बोला था इरिवर्सिबल, तो यहाँ हो गई गड़बड़बाजी। और इस क्वेश्चन पे मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। काफी अच्छा, मतलब थर्मो के सारे ही मोस्टली अच्छे क्वेश्चन डाले हुए थे इस बार। तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, आप सोच रहे होगे चलो फाइनली मैम ने बोला तो सही, केमिस्ट्री का भी मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, सिर्फ मॉडरेट टू टफ कहने का यही था क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कुछ बच्चों ने नहीं कर रखा था। क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मतलब इजी तो नहीं थे, मैं बोलूंगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। तो दैट इज वाई पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया इस बार, और स्कोर भी आप लोगों का कम गया, सबका थोड़ा कम हुआ है स्कोर इस बार। ओके, तो आपको बोला है बेटा 1 मोल ऑफ ए, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ ए मोनो एटोमिक गैस। अब मोनो एटोमिक गैस के लिए आपको सीवी दिया हुआ है। व्हाट इज सीवी? हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर सीवी आपको दिया हुआ इन्होंने, वो कह रहे हैं एक्सपेंड एडियाबेट, नहीं कम थे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे, क्या नाम है, आर्यन, एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है एंड इरिवर्सिबली
टेम्परेचर आपको T दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 आपका T है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है, जो गैस एक्सपेंड की अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और ये निशानी भी होती है, कभी किसी ने कहीं से वन शॉट कर पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, वो टीचर जरूर बताता है, जहां पे भी लिखा हो अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वो इरिवर्सिबल की कंडीशन होती है, हालांकि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, अब 3 लीटर हो गया है। ठीक है, आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर, तो लेट्स से योर फाइनल टेम्परेचर इज T2। अब क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं सिस्टम है, क्या है, इरिवर्सिबल एक्सपेंड हो रहा है और एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हीट है वो क्या होता है, हीट चेंज 0 होता है। ठीक है, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग हीट का फ्लो नहीं हो रहा, यही बोलते हैं हम। बोलो, जो चेंज आएगा वो 0 आएगा। तो यानी कि, और हमें ये भी पता है बेटा, ध्यान से पढ़ते जाना, मैंने आज डीएनएफ फ्लो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको डिटेल में बता रही हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक्स के में फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा एक्सप्रेशन ये होता है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज हीट एब्सॉर्ब, डब्ल्यू इज वर्क डन। ठीक है, अच्छा मैम, अब क्यू तो 0 ही हो गया, मतलब डेल्टा यू किसके बराबर हो गया बेटा, डब्ल्यू के बराबर हो गया। अब तुम्हें एक डेल्टा यू का, जिसने पढ़ा है चैप्टर उनके लिए बोल रही हूँ मैं, डेल्टा यू का एक एक्सप्रेशन होता है एनसीवी डेल्टा टी, ये बहुत पॉपुलर होता है, याद रखना है इसको, सभी गैसेस पे लगेगा ये। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ध्यान से देखना एक बार, इसको लिख लेना क्योंकि बाद में मुझे फिर इरेज करना पड़ेगा इसको, है। ठीक है, चलो, एन क्या होगा, दिया हुआ है कि 1 मोल ही दिया हुआ है, तो हटाओ इसको। सीवी कितना दिया हुआ है, 3/2R। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, T1 कितना है, T माइनस प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो T2 माइनस T क्या हो जाएगा, -4/3R। आपको निकालना क्या है, T2, तो इस T को मैं यहाँ ले जाऊं, देखना प्लस का हो जाएगा ना वहां जाके, बोलो। Yes, ma'am. और अगर तुमने वो वाला लगाया फॉर्मूला जो तुम लगा के भी आए हो, टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे सिखा देती हूँ फॉर्मूला याद रखने के लिए। टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है, एक दूसरा फॉर्मूला होता है जहां पे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन होता है, इसको मैं बोलती हूँ पानी वाली गैंग कांस्टेंट है। जस्ट बताने का तरीका और कुछ नहीं। अब तुमने अगर ये लगाया, ये लगता है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, और तुमने रिवर्सिबल में लगाया, तो हो गया कहानी खराब, तुम्हारा ये आंसर आ रहा होगा बी वाला, यही आ रहा था ना। यस। हाँ, तो जिसका भी गलत हुआ है तो प्लीज उसको आप लिख लीजिए नोटबुक पे, अच्छा सवाल था ये। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, तुम जितने भी अवंती में टेस्ट होगे ना संडे में या मॉक टेस्ट में, जब जब ये चैप्टर आएगा, ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा। तो अब मैंने सिखा दिया, अगर मान लो जेई में आता है या जो भी तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते हो कहीं पे भी आता है, तो आप लोग को गलत नहीं करोगे। ठीक है, लिखना है लिख लो, मैं वेट कर लूंगी। गौरव ठीक है क्या, गौरव पाल, यस मैम। ठीक है। रिया, कृष्णा, समीर, सुमित। Yes, ma'am. सुमित आप भी ध्यान से देखो, स्कोर थोड़ा सा कम था इस बार, जिसका भी कम था, सबको पता है किसका कम था। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए बेटा। चलिए नेक्स्ट, चलूं इरेज कर दूं इसको, करूं। यस मैम। नेक्स्ट वाला कर लो, वो तो आसान था बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसान था।
ये वाला कोई मतलब बताओ किसका गलत हुआ है, सेकंड 27 वाला क्वेश्चन। मैम उधर तो 27 में मैम एक जीरो ज्यादा दिया हुआ था क्वेश्चन में ऑप्शन आप लोग मुझसे पूछ लेते ना, वो टाइपिंग एरर था उसमें, मेरे से शायद पूछा भी था एक दो बच्चों ने। Yes, उसमें ma'am. टाइपिंग एरर था, उसका लास्ट वाला जीरो है। मतलब वैसे तो 120 पता था, मैंने एक बार टिक करके फिर क्लियर कर दिया था उसे। अरे रे वहां चले गए, 4 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते। तुम लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पे 2 जगह गलती थी। मतलब लाइक पेपर में एक तो ये दे दिया जीरो, अभी देखो यहाँ तो ठीक है। अब वो क्विज इंजन पे क्या हुआ, क्या ग्लिच हुआ पता नहीं, बट मैम वहाँ पे पॉइंट भी गिवन नहीं था। अच्छा ये वाला नहीं गिवन था। Yes. नो मैम। Yes, ma'am, 0 नहीं to था। 8 लिखा था। हाँ तो वहां पे ग्लिच हुआ है, कुछ हो जाता है, उसमें भी किसी का जोर नहीं। अब मैं आगे अगर रेज भी करूँ ना तो फिर वो यही बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, बट अब तो हो गया ना, है ना। खैर हो गया होगा 27 sp2 का 120 डिग्री। आगे आइए, वो पूछ रहा है जनरली फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0। रिवर्सिबल के केस में बच्चों एंट्रोपी जो होता है, टोटल एंट्रोपी, वो कितना होता है, 0। ये तो मैं तो कहती हूँ ध्यान भी रखो आप लोग ये चीजें, क्योंकि कुछ पॉपुलर चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में, याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, क्वेश्चन सोल्व जल्दी होगा। वैसे आप लोगों को पता है, अगर मैं सिस्टम के केस में बात करूं तो चेंज इन एंट्रोपी होता है Q/T, Q रिवर्सिबल बाय T। सिस्टम में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करते हो, Q पॉजिटिव आता है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। सराउंडिंग में, सिस्टम से बाहर हीट गिवन आउट टू द सिस्टम माइनस आता है, तो टोटल क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगा, बराबर होगा, बस साइन का डिफरेंस। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, मुझे रोक देना जहां पे भी तुम्हें कुछ समझ ना आए तो। चलिए 29 वाला हमने एक्स्ट्रा क्लास में किया था, मतलब जिन्होंने अटेंड की थी या जिन्होंने नहीं भी की, केमिकल बॉन्डिंग में पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है। केमिकल बॉन्डिंग का ये पॉपुलर क्वेश्चन है, I3 नेगेटिव वाला। किन किन बच्चों ने ये किया था और ठीक हुआ है, हैंड रेज करिए, हैंड रेज, हाथ खड़ा। किया था, करा but था, गलत है। गलत हो गया। चलो जिन्होंने किया था वो हैंड रेज कर लो, गलत सही कोई बात नहीं, जिन्होंने किया था वो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, कम, ठीक है, मतलब आधी से ज्यादा क्लास ने किया है। देखो I3 नेगेटिव में इसको हम II2 नेगेटिव ही लिखते हैं ना, तो अब ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये साइड एटम हो गया, तो कैसे निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन इस आयोडीन की 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस के नाम का +1, है ना। तो ये कितना हुआ अपना 9, 10/2, 10/2 कितना हुआ, 5, 5 बोले तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 कितना हुआ मेरा बेटा, लोन पेयर। Loan पे। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गई, यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ज्योमेट्री। 3 लोन पेयर जो आते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं ना, ताकि रिपल्शन कम हो। तो देखते हैं, सेंट्रल एटम है 3 लोन पेयर, बिल्कुल ठीक है। जितने भी लोन पेयर है ऑक्यूपाई करें इक्विटोरियल, ठीक है। आई का बॉन्ड एंगल कितना है, 180 लीनियर शेप होता है ना इसका। Yes, ma'am. वो कह रहे हैं कि 2 आयोडीन ऐसे हैं अराउंड द सेंट्रल आयोडीन एटम दैट ऑक्यूपाई द इक्विटोरियल पोजीशन। ये गलत हो गया, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैम सही है। ठीक है, गौरव आपका ये ठीक हुआ था क्वेश्चन। Yes, ma'am. ठीक, तो यानी कि यहाँ से अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आने वाले जो भी टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग आएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये MOT, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाती है। कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा, पिटाई कर दूंगी उसकी मैं। बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ से नंबर तुम बना सकते हो अपने। ठीक है, इफ यू रिवाइज ये केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक ना, तो इन्हीं 2 टॉपिक से ही रिवाइज चालू करना, और इसके सवाल
और हाँ मैम एक कौन से और चीज, दोबारा रिपीट करने? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कौन कौन से टॉपिक है, अगर दोबारा रिपीट कर? ये वही है, हाइब्रिडाइजेशन, VSCPR थ्योरी और MOT। ठीक है मैम। ठीक है। और अगर आप लोगों को जब भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझसे मांग लिया करो, जो आपका पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, कि मैम मुझे इसके सवाल चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आप भेज दो, मैं तुम्हें भेज दूंगी। तुम अपना मत्था मत मारा करो कहीं और जाके, टाइम कंज्यूम होता है फिर। ठीक है, तो मुझे टैग कर दिया करो अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिल रहे हैं किसी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन ना, वैसे ये पी उसमें आता है, जो पी ब्लॉक पढ़ते हैं ना हम लोग, ग्रुप 13 और 14 में, वहां पे ये क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग में ये वाला क्वेश्चन जनरली कोई टीचर्स पढ़ा भी लेते हैं, कोई टीचर्स नहीं भी पढ़ाते। अगर मेरी बात करोगे तो मैं पी ब्लॉक में पढ़ाती हूँ ये वाला, देख लो एक बार। आपसे पूछा है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताने इन द डाइमर। अभी डाइमर क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि दोनों का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम करने के लिए ये क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। तो BH3 का जो डाइमर होता है बेटा, वो होता है B2H6, इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। नहीं आता तो इट्स ओके, ये आप लोग ग्रुप 13 में पढ़ते हो, बोरोन फैमिली में, मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बनाना बॉन्ड बनता है ऐसा। ठीक है, ये बनाना बॉन्ड, प्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं याद आ रहा है या नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बेटा बोलूं बोरोन के, हाइड्रोजन मैम, बोलो। हाइड्रोजन दो बॉन्डिंग कैसे कर रहा है बीच वाला? हाँ, तभी यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, क्या नाम है गौरव, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है यहाँ पे। पूरे पूरे नहीं कर रहे हैं शेयर, ठीक है, आधे आधे कर रहे हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता है। इसको आप ग्रुप 13 में पढ़ते हो, जब मैं पढ़ाऊंगी ना तब आप लोगों को समझा दूंगी कि बनाना बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा। तो अगर तुम बेटा बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो यहाँ पे कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसको लिख लो कहीं पे, और जरूर लिख लेना कि ये मैम ने कहा था ग्रुप 13 में पढ़ा जाता है। इसका जब कभी तुम लोगों के पास टाइम होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। ठीक है, sp3। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इनका नाम क्यों होता है? क्योंकि 3 सेंटर है न्यूक्लियाई के, एक 2 बोरोन और एक H। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन वो करते हैं शेयर, इस वजह से इनका नाम आता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड कैसे बना वो अलग लेक्चर बन जाएगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। BH2 की अगर मैं बात करूं तो BH2 कैसे बनेगा? इधर देखो, वो भी अपनी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम करना चाहता है, वो इस तरीके से बनाता है, वो भी देखना एक बार ऐसे। अब बेरिलियम के चारों तरफ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेरिलियम की? देखो एक बार, sp2। तो ये कहीं पे किसी कोने में लिख लो और उसके ऊपर लिख लेना कि ये कौन से टॉपिक से है, sp3 और sp2। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और sp2 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे पहले 5 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 31st पे आते हैं। 31st क्या कहता है, ध्यान से देखना। आपको वो कह रहे हैं कि 50, आई होप ऋषि आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, प्लीज एक्टिव रहिए क्लास में, जितने बच्चे भी बैठे हो यहाँ पे, क्योंकि फिर मैंने अगर तुमसे कुछ पूछ लिया और तुमने नहीं बताया तो फिर मैं पेरेंट्स को ही कॉल करूंगी। हो गया ना सबके साथ PTM? मनीषा है क्लास में? मनीषा, Yes, ma'am. ठीक है। 31 क्वेश्चन किया था किसी ने? Yes, ma'am. अच्छा, काफी बच्चों ने किया था। सिमरन कैसे किया था बेटा? मैम इसमें ना हमें मतलब एक तो मतलब एनर्जी की वैल्यू दी हुई है मैम, इससे मतलब हमने इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकाल लिया था मैम। सबसे पहले मैम हमने मास निकाला था, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लिया था मैम। तो मैम फिर नंबर ऑफ सोल्यूट निकाले थे और उसके बाद
इंथैल्पी ऑफ वेपोराइज निकालने के लिए मैम एनर्जी रिक्वायर्ड को डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स थे। ये आपने कहाँ देख पढ़ा था क्वेश्चन? मैम मैंने यूट्यूब से किया हुआ था मैम। अच्छा ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट निकाला है, नंबर ऑफ मोल सिमरन? मैम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सही बोला है सिमरन ने। देखना एक बार क्या दिया हुआ है। 50 ml ऑफ वाटर टेक 5 मिनट टू एवेपोरेट फ्रॉम अ वेसल, मतलब वेसल है उसमें पानी है, ठीक है, और उसको हीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसको कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कितना वोल्ट दे रहे हैं? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट नहीं, 400 वोल्ट, यानी कि 400 जूल पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी या एक सेकेंड में इतना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बताना है किलो जूल पर मोल में। तो तुम खुद सोचो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किलो जूल पर मोल में है, मतलब ऊपर एनर्जी आएगी, नीचे नीचे क्या आएगा? मोल आएगा। कैन यू ऑब्जर्व दिस? मतलब समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? कई बार क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, लेकिन उसकी यूनिट देख के हम उसका आंसर निकाल लेते हैं कई बार। तो अब देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेकेंड में कितना वर्क डन हो रहा है? 400। ये कितनी हीट दी जा रही है? 400 जूल एक सेकेंड में। 5 मिनट में कितनी दी जाएगी? 5 मिनट बोले तो कितने सेकेंड हो गए? 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड में कितनी एनर्जी होगी? निकाल लोगे? इतना जूल, यानी कि 120 किलो जूल। किलो जूल को मैंने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आंसर मेरे को वैसे ही रिपोर्ट कर, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए आपको मोल्स चाहिए। अब आपको बोला 50 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 ग्राम पर ml, यानी कि 50 ग्राम पानी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे पानी के? गिवन मास बाय मोलर मास। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन कैसे आएगा? एनर्जी बाय, बोलो, मोल्स कितने हैं? बोलो। यस मैम 50/18। 50/18। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे, आपको किसके लिए निकालना था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? वो बोले थे 50 ml पानी जिसको 5 मिनट लग रहे हैं वेपोरेट होने के लिए फ्रॉम अ वेसल, आपको वाटर की फिर एंथैल्पी निकालनी थी। यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने पड़ेंगे पानी के कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे 120 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से, फिर जाके तुम्हारा क्या आएगा इसमें आंसर आएगा। ओके मैम। ठीक है जी, हो जाएगा। यस यस मैम। यस मैम। अब इसका तुम आंसर निकालोगे तो ये आएगा 43.2 आएगा। क्योंकि एक मोल का मतलब क्या हुआ? 18 ग्राम हुआ, ठीक है। 18 ग्राम मतलब एक मोल हुआ। आपको किस में बताना है? 50 ग्राम में, ठीक है। तो उस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। आर्यन जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 32। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हटा दूं इसको, ऊपर वाला इरेज कर दूं? लिखना है तो लिख लो आप। हटा रही हूं इसको मैं। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग ए एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक गैस हो पे, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ इक्वेशन दी है वेयर के इज कांस्टेंट गैस मस्ट बी। तो देखो, आपको कैसे पता चलेगा जब आपको कि मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक है? अगर आपको गामा की वैल्यू पता हो। गामा क्या होता है? CP/CV होता है ना। एडियाबैटिक कोफिशिएंट इज योर गामा। आप लोगों को मोनो एटॉमिक के लिए पता होना चाहिए वैल्यू 1.6 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 होती है। जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ती जाएगी गामा की वैल्यू कम होती जाएगी, और इससे वैल्यू कम आएगी तो पॉली एटॉमिक वाली कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। तो मैम हम कैसे पता करें? तो एक बात बताओ,
ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो आप एडियाबेटिक में पढ़ते हो। एक तो टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है और एक पानी वाली गैंग कांस्टेंट है। देखो एक बार, हमें क्या यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है, कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ये वाला। तो देखना एक बार, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊं। अब ध्यान से देखो, मुझे t की पावर 1 चाहिए, तो क्या करूं, 5 से डिवाइड कर दूं, 1/5 से। बोलना एक बार, हाँ या ना? Yes, ma'am. आराम से सोच सोच के करेंगे। अब इसको और इसको कंपेयर करो, तभी मिलेगी गामा की वैल्यू। गामा -1 की वैल्यू क्या है, 2/5। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5। ये कितना होगा, 1.4। देखना एक बार। यस मैम। तो यानी कि हमारी कौन सी गैस है, डाइएट। यानी कि देखो ना, इस पे बेस्ड यानी कि सवाल पूछा है इन्होंने। अभी तक जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट 32 क्वेश्चन। अब आते हैं 33 पे। आपसे पूछा है द स्पीसीज वाई विच बाय डेफिनेशन हैव 0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हम बात करते हैं 1 मोल कंपाउंड की। जब 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए 0 होगी। तो बेटा ये उसके लिए एनसीईआरटी की लाइन है ये। किसी का ठीक था ये सवाल? मैम इसमें एक ही गैस दे रखा है। नहीं, गैस तो 3 है ना, एबीसी। नहीं मैम, एक ही वो है, मतलब बाकी 3 तो लिक्विड में होते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे वो वाली 0 होगी जो नेचर में जैसे एग्जिस्ट करती है ना, उसकी 0 होती है। जैसे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, Br2। यहाँ पे तो गैस दे रखा है, यानी कि इसकी नहीं होगी, Br2 लिक्विड की 0 होगी। गेटिंग माई पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसी H2 गैस की नहीं होगी, H2O लिक्विड होता तो बात बनती। Hg क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ये भी गलत हो गया। Cl2 क्या है, गैस में ही होगा। तो यानी कि इसका जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा आपका, 0। तो इसका बी ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी की लाइन से बनाया है। इवन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिसेंट तो नहीं पूछा, पहले पूछा है, कुछ साल हो गए इस क्वेश्चन को पूछे। मैम ये एलिमिनेशन से हुआ था। हाँ ठीक है, जैसे भी करो आप लोग, आपका आंसर अगर सही आ गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड से, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा केमिकल बॉन्डिंग पे। पूछ रहा है ये क्वेश्चन, मुझे बताना कौन बच्चा नहीं करके आया या जिनका गलत हो गया, वो बच्चे हैंड रेज करेंगे। द लीनियर स्ट्रक्चर इज नॉट एज्यूम बाय, वो वाले बच्चे हैंड रेज करो जिनका ये गलत हुआ है और जो नहीं करके आए। अरे भाई साहब, इतने बच्चों, 9 स्टूडेंट्स का गलत हो गया। गौरव क्या गलत हुआ इसमें? मैम मैंने इसमें HCl करा था वो आंसर, लेकिन SnCl2 है। ठीक है, आरुष आपका क्या गलत हुआ था? मैम मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा, मैम मेरे को HCl SnCl2 में डाउट था। ठीक है। और सक्षम आपका क्या हुआ था बेटा? मैम मैंने एक किया था, सही किया था। सही था ना तुम्हारा? तुम लोगों को याद है जिसने क्लास अटेंड की थी, मैंने कहा अगर डाई एटॉमिक है तो वो तो लीनियर होगा ना, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखना वो ऐसे ही अरेंज होगा बेटा। अब HCl को तुम कैसे, कहाँ पे लिखोगे? ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, टेढ़ा लिख दो, वो लीनियर ही रहेगा ना। देखो एक बार, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दो लोगों की, ऐसी ही हो सकती है ना। तो आपसे बोला है लीनियर स्ट्रक्चर इज नॉट एज्यूम्ड बाय,
तो आंसर ए होगा, वी शेप होगा। तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते ना SnCl2 की, निकाल लो। हम CL के वो लोन पेयर भी कंसीडर कर लिए थे। नहीं, अगर आपका डायटोमिक है ना तो वो आपका लीनियर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो HCl में लोन पेयर आने की वजह से इसका शेप नहीं बदलगा, दैट विल बी लीनियर ज्योमेट्री, है ना। SnCl2 में क्या होगा, हाफ ऑफ कार्बन की बंदे, मतलब कार्बन की फैमिली का है ना ये, तो कार्बन की फैमिली बोले तो 4 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया क्या, या मैंने गलत लिख दिया, ठीक है ना, 6/2 3। यस मैम। अच्छा, दूसरे बैच में मैंने 4 लिखवा दिया था, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, बेंट शेप होगा ये। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम बाय 2। नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछा 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ प्रोसेस वेयर PV = K होल्ड्स गुड। गैस एक्सपेंड कर रही है, पहले 2 लीटर थी, एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। एंथैल्पी बताना है, मतलब डेल्टा H पूछा है, तो मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन है। मैम आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी गुड, आइसोथर्मल पहचाने। आइसोथर्मल में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, ये उसी की इक्वेशन होती है। आइसोथर्मल में हम बोलते हैं ना, बॉयल्स लॉ तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, इवन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बट वो चैप्टर डिलीट हो गया मेन से, जहाँ पे आप बोलते हो PV = कांस्टेंट, P1 V1 = P2 V2, है ना, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है और आपको एंथैल्पी एंड आपका इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं तो ये एक फॉर्मूला भी होता है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, एंथैल्पी 0 नहीं हो रही, एंथैल्पी चेंज 0 मतलब होता है कि चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये मत सोचना 0 किलो जूल पर मोल है, गेटिंग माई पॉइंट। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो 35 ये था क्वेश्चन। कोई क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट 36, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आपको बताना था दोनों चेंज होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन भी और शेप भी, मतलब दोनों, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है और शेप भी चेंज हो रही है। अगर एक चेंज हो रही है दूसरी नहीं हो रही तो दैट कांट बी योर आंसर, समझे? हाँ जी, करके आए थे डी फॉर डॉग। यस मैम। यस मैम। मैम ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था। हाँ ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मेंस में भी आया हुआ है एक बार, अभी नहीं आया, रिसेंट नहीं आया, 2019-20 में आया हुआ था, लेकिन पॉपुलर सवाल है, ठीक है। तो अमोनिया से अमोनियम आयन में चेंज हो रहा है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, तो अगर दो एक भी चेंज सेम हो गई है तो आपको शेप चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो CH4 टेट्राहेड्रल होता है sp3, और यहाँ पे देखना एक बार ये भी टेट्राहेड्रल होगा, इथेन, ठीक है। तो ये भी हटाओ, दोनों के दोनों ये भी टेट्राहेड्रल है, वाटर भी और हाइड्रोनियम आयन। इसमें देखो BF3 क्या है, sp2, और BF4 नेगेटिव क्या है, मतलब हो गई ना हाइब्रिडाइजेशन सेम, ओ सॉरी डिफरेंट, तो एक प्लेनर एक टेट्राहेड्रल है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है और शेप भी चेंज हो रही है। जिसका गलत हुआ ध्यान रखना। समीर ठीक है, आगे चलूं? ये तो अच्छा केमिकल बॉन्डिंग से ही है दोनों सवाल। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ? मैम हायर बॉन्ड ऑर्डर। वेरी गुड, चलो एटलीस्ट जो करवाया है उसमें से गलत नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छी बात है।
आप लोगों को ट्रिक पता है, यहाँ पे 8 2 16 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 18, इसमें 17 और इसमें कितने आएंगे 14, और 14 के लिए हमें पता है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 3, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसी की ही आएगी। बाकी में तो 0.5 कम होता है ना, लेफ्ट एंड राइट जाओगे राइट हैंड साइड जाओगे। ठीक, 38 आदर्श वाला सवाल आ गया। आदर्श ये पूछा था ना तुमने मेरे से? हाँ, डीपीपी में ना, जो मैंने डीपीपी शेयर की थी उसमें था ये सवाल। डीपीपी में ये IF6 था, वो मिसप्रिंट था, IF5 होगा, इसमें इन्होंने ठीक दिया है। तो ये क्या होगा 7 + 5, 7 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन प्लस 5 मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब पता है ना तुम्हें, हाइड्रोजन दे सकते हैं तुम्हें, फ्लोरीन दे सकते हैं, क्लोरीन दे सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, धनंजय हो गया था? पीरवक्ष, यस यस मैम। कृतिका, यस मैम हो गया था। ठीक है, कृतिका, यस मैम हो गया था। ये वाला देखो, यहाँ पे ना इनको गैस देना चाहिए था, या यहाँ फिर लिक्विड देना चाहिए था, इसमें गड़बड़ कर दी थी इन्होंने। हो सकता है तुम में से कोई कंफ्यूज हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे लिक्विड था। खैर ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, ये हेजलो से सवाल है बेटा। हाँ जी, हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। कोई नहीं मैं बता देती हूँ, उसमें बड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ था तुम्हारे उसमें। मैम हो गया था ये। किसी ने मेरे पास फोटो भेजी थी, बड़ा ही अजीब तरीके का दिख रहा था वहां सवाल मेरे को। ये हेजलो से क्वेश्चन है। हेजलो एक थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है, मैं बता देती हूँ। इवन तुमने अगर एक क्वेश्चन भी सीख लिया ना, तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो तुम्हारे पास ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 का, मतलब 1 मोल जब CO2 बनेगा तो उतना हीट रिलीज हो रहा है, 1 मोल CO बनेगा तो इतना, 1 मोल H2 तो इतना दिया हुआ है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि आपको इस इक्वेशन के लिए बताना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, ये है बेटा। ठीक है, H2O। अब सारी वैल्यूज दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है, तो हम लोग कैसे निकालते हो? हाँ, एनसीईआरटी में भी है ऐसे सवाल, तो कैसे मैम, निकालोगे? आगे। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। अब तुम देखो प्रोडक्ट में क्या है, CO की वैल्यू पुट करनी थी बस तुम्हें, वाटर की वैल्यू पुट करनी थी, कहाँ है एक बार रुको, ये CO2, ये पानी, और उसके बाद मैम इसमें माइनस। हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था। हाँ मैम इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था। ये यस मैम। इसका तो 0 होता है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी इन्होंने। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं था। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है CO2, क्या उसकी वैल्यू दे रखी है? हाँ मैम दे रखी है, तो ये हो जाएगा। ये अगर जिसने नहीं पढ़ रखा इट्स ओके, लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे से एकदम सवाल बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस तुम्हें फाइनल इक्वेशन बनानी है, दैट्स इट, खत्म। इसको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी सोच सकते थे बच्चे, पहले तो एक तो ये था डायरेक्ट, लेकिन अगर मान लो पेपर में सवाल थोड़ा सा अजीब तरीके से आ गया, जनरली सवाल कैसे आता है जेई में कि आपको 2 इक्वेशन से तीसरी वाली बनानी होती है, या 3 इक्वेशन से चौथी बनानी होती है, तो मैं एक बार वो भी तरीका बता देती हूँ तुम लोगों को। एक बार आओ, देख
बोला था, यहाँ पे देखेंगे एक बार सारे बच्चे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब 1 मोल CO2, ध्यान रखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप डिफाइन ही किसके लिए करोगे, 1 मोल जब कंपाउंड बनेगा तो CO2। अब तुम देखो ये किस किस से बनेगा, आपको वो वाला लेना है जो नेचर में जैसा आपको मिल रहा है, कार्बन कार्बन की फॉर्म में और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, यस और नो। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना दिया हुआ है, -393.5। तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की याद आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद CO का फॉर्मेशन दिया हुआ, अब ये कैसे बना होगा मेरा बेटा, C प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन मत लिख देना, नेचर में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, ठीक है। कितना दिया हुआ है बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, -110.5। अब वाटर के लिए कितना दिया हुआ देखना, कैसे बनेगा ये, H2 प्लस O2 हाफ ऑफ O2, बोलो हाँ या ना। कितना दिया हुआ है, -241.8। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। अब तुम्हें फाइनल क्या बनाना है, फाइनल तुम्हें बनाना है CO2 प्लस H2 CO प्लस वाटर। अब तुम्हें CO2 कहाँ चाहिए, यहाँ राइट हैंड साइड है, तुम्हें क्या चाहिए फाइनल में, लेफ्ट हैंड साइड। याद आ रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, यानी कि इसको पलटना पड़ेगा मुझे। यस मैम। पलट दिया तो इसको भी पलटो फिर। तो अब देखो क्या क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ O2 ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, कार्बन से कार्बन कैंसिल हो जाएगा। क्या यही फाइनल इक्वेशन आ गई, बस। अब ये कैसे आई, इनको ऐड करने पे आई है, कर दो ऐड, आंसर आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे करना है। अब मैं गारंटी देती हूँ तुम लोग जेई मेंस के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल उठा लो, सारे इसी पैटर्न पे मिलेंगे तुम्हें। वैसे मैंने एक कराया है, 2-3 अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे से सारे इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस 2-3 इक्वेशन को यूज करके फाइनल इक्वेशन बनानी होती है, जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनाते घुमा के बस। अगर इक्वेशन को घुमाओगे तो डेल्टा H भी घूमेगा। हाँ, अगर तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H भी उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। वाई, क्योंकि डेल्टा H तुम्हारा जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि वहां पे ई सेल क्या था तुम्हारा, इंटेंसिव था, याद है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, ए या सी में से इसमें आएगा, ये बड़ी टर्म हो जाएगी ना, ये आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए। आगे चल सकती हूँ मैं, 39 क्वेश्चन हो गया। 40, Yes. ये भी पॉपुलर सवाल है जेई में। ये प्रिंस का गलत हो गया था, देखो। और मैम किस किस का पता, हाँ मैम ये क्वेश्चन सही है। हाँ, हम इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी वो लग रही थी, क्योंकि आंसर उसमें ना तुम लोगों ने जो ऑप्शन निकाला होगा वो आया होगा -8 पॉइंट समथिंग। यस मैम 8.25 आ रहा था। ये एक्चुअली ना जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इवन जो जेई में भी आया था ना क्वेश्चन वैसे ही था। 8.2 समथिंग आया होगा, तुम्हें उसका अप्रोक्सीमेशन लेना था यहाँ पे 9 लीटर। यस मैम 8 पॉइंट कुछ करके आया था, सर 9 ले लिया था फिर आप। हाँ, ये जेई का ही है प्रीवियस ईयर। तो अगर 8.2 समथिंग आ रहा था तो तुम लोगों ने नहीं गलत किया था, उसने जान करके ये वाले ऑप्शन बनाए थे। तो तुम्हें वो अप्रोक्स लेके ना, जो उसके आसपास आंसर पड़ रहा था वो तुम्हें यहाँ पे लगा के आना था। बाकी देखो कैसे होना था, गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। एडियाबेटिकल मतलब Q0, वॉल्यूम V1 V2, प्रेशर दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू W के बराबर होगा, क्योंकि Q तो 0 हो जाएगा। तो हम निकाल लो, -P एक्सटर्नल डेल्टा भी निकल जाएगा ना, -8 पॉइंट समथिंग आएगा, बट तुम्हें अप्रोक्स लेके करना था क्योंकि ऑप्शन वैसे ही दिए हुए हैं। तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है।
मैम इसका राउंड करने पर भी 9 तो नहीं आएगा। छोड़ाते फिर ऑप्शन में तो बेटा 9 ही है, तो तुम्हें तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। मैंने तो बोला ही नहीं राउंड ऑफ करने को, मैंने तो बोला आपको आंसर के अप्रोक्स जाना है। अब आंसर में 9 है, 10.5 है, तो आपको 9 लिख के आना पड़ेगा। और ये जेई में आ चुका है पहले क्वेश्चन, सेम ऑप्शन उसने भी दिए थे। 41 देखो, कौन से में आइडेंटिकल नहीं है सारे बॉन्ड? मैम सी ऑप्शन। सी। सी कृतिका तुमने सी किया था क्या? यस मैम। कैसे किया था? बोलो। मैम मैंने डायरेक्ट हैं? अरे बोलो। मैम डायरेक्ट निकाल के किया। क्या करके किया था? तुम लोग करते हो गूगल यूज, पता है? आधी से ज्यादा जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, अभी तो चलो ठीक है मैं नाम नहीं लूंगी, बट बहुत बच्चे गूगल यूज करते हैं। कोई नहीं बेटा, मैं तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। यहाँ पे XeF4 क्या था, स्क्वायर प्लानर था, तो यहाँ पे तो सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे। PF4 नेगेटिव में भी सारे आइडेंटिकल होंगे, टेट्राहेड्रल सेम इसका भी। यहाँ पे दो तरह के दिख रहे हैं तुम्हें, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा होगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है ना। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मल चार्ज के लिए कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, डायरेक्ट तुम ये बनाओ। ये कराए थे ना मैंने तुम्हें ऑक्साइड्स में। तो NO आपका ये होता है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड और एक लोन पेयर होता है, और NO2 ये होता है, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है और एक ये अनपेयर्ड होता है, यही बताया था। तो यहाँ पे एक बात देखो मेरा बेटा, फॉर्मल चार्ज निकालना है दोनों नाइट्रोजन पे। तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन पे भी कितना चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज 0। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो, इसने लोन पेयर जो है शेयर की इसके साथ वाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसने दिया ना, तो -1, सॉरी इसने लिया -1 और इसने दिया +1, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। बट फॉर्मल चार्ज कितना है नाइट्रोजन पे, +1। और ये मैंने तुम्हें सिखाया भी था कि अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है उस पे माइनस का आता है ना, दिखाते हो, 2 बनाता है 0। अगर नाइट्रोजन 3 बना रहा है तो कोई चार्ज नहीं होगा, 2 बना रहा है नेगेटिव, और 4 बना रहा है तो उस पे पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना था फॉर्मल चार्ज। कोई करके आया था ये वाला क्वेश्चन 42 वाला? मैम वैसे फॉर्मूले से भी निकल गया। हाँ, फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके अंदर तुम लोगों को स्ट्रक्चर फिर मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 43। तुम्हें आज मैं 10 बजे छोड़ दूंगी, ठीक है? कल फिर वो करेंगे DNF फ्लो का अपन ना स्टार्ट। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, और हाँ मैं भूल, इससे पहले बताना भूल जाऊं, आप तीनों पीरबख्श, अब्दुल्ला एंड धनंजय, 2 लेक्चर हो चुके हैं DNF फ्लो के, तो इफ पॉसिबल तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग अगर देख सको तो आप देख लेना। ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज इन, आपको ये बताना है किस केस में टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है, तो तुम खुद सोचना, इधर आओ एक बार। जितना मेरे को समझ में आ रहा है या आपको आएगा देख के, एडियाबेटिक है प्रोसेस, पहले 2 ऑप्शन को देख के। तो एडियाबेटिक में Q0 होता है, मतलब डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, जो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें क्या खर्च हो रही है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी खर्च हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ध्यान से सुनना, अब बाहर से तो वो ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, एडियाबेटिक प्रोसेस है। मतलब जो सारा का सारा काम हो रहा है वो किसके, उस पे कौन खर्च हो रहा है, उसमें सिस्टम की अंदर की एनर्जी।
ऋषि यहाँ ध्यान दो भाई, क्लास में बैठ के तुम ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, ये लास्ट टाइम है, मैं रिमूव करवा दूंगी ग्रुप से। एक तो एक्टिव नहीं रहते हो तुम लोग। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोग ग्रुप में मुझे दिख गया, पर्सनल ग्रुप में मैसेज करते हो, मैं अगले दिन निकाल दूंगी ग्रुप से, ना पर्सनल ग्रुप रहेगा ना जिसमें ऐड हो वो रहेगा। यहाँ ध्यान तो होता नहीं है, मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में। हाँ क्या बोल रही थी मैं कि अब वो क्या है, बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर नहीं रहे, जो भी काम हो रहा है वो किसके उस पे हो रहा है, खपत पे हो रहा है। अंदर की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी खत्म हो रही है, और सिस्टम की एनर्जी मतलब यूज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। और डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम, यानी कि गैस क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होती है, और इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम के अंदर की एनर्जी, अब सिस्टम क्या है, यही तो है, जो आप सिलेंडर लेते हो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हो रहे हैं उसको तो आप सिस्टम बोल रहे हो ना। और इंटरनल एनर्जी बोले, अब तुम्हें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी। तो सब तरह की एनर्जी को उन्होंने एक नाम दे दिया, दैट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होता है मेरा बेटा, कूलिंग होती है। क्यों, बाहर से तो ले नहीं पा रहा, अब जो भी खत्म हो रही है एनर्जी वो सिस्टम के अंदर की एनर्जी यूज हो रही है वर्क डन कराने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था ये वाला भी। उसके बाद आता है फजांस रूल से सवाल आता है, ये तो कराए होगे या इसमें भी गड़बड़बाजी मारा है तुम लोग। करा है ना। फजांस रूल में क्या होता है, अनायनिक रेडियस यानी कि साइज ऑफ अनायन शुड बी लार्ज, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, और हाई पॉजिटिव चार्ज और हाई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यानी कि एक सी वाला ठीक है बस, ठीक है। ये करके आए थे कौन, कितने बच्चे करके आए थे, नहीं करके आए बेटा। ये वैसे ना कहने को वो है, वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। देखो इसमें बोला है कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी जब आप 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लोगे। एक बार बताओ, अगर मैं इक्वेशन को पलट दूं तो तुम ये बोल सकते हो, तो ये साइन भी पलटेगा, तो तुम बोल सकते हो 1 मोल ग्लूकोज जब बन रहा है तो उसके लिए 72 किलो कैलोरी पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए होगी, बोल सकते हो ना ये। और 1 मोल मतलब 180 ग्राम, तो 1.6 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, ये आ जाएगा 4.64। अंजलि ठीक है क्या, हो जाना था ना आदर्श, कोई बात नहीं। कृष्णा, संदीप, श्रुति, प्रिंस खोजान, साजिया, ऋषि, सिमरन, ध्रुवी, ठीक है। हाँ प्रिंस और अब्दुल्ला क्या हुआ, मेरे को लगा आप कुछ पूछ रहे हो। अच्छा चलूं आगे। Yes. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताना थोड़ा, तुम अपना लाइक एज अ सजेशन तुम दे सकते हो मुझे, जैसे अपना रेगुलर क्लासेस में तो 12th का चलता है, अगर मान लो मैं हफ्ते में 4 क्लास होती हैं, ट्राई करूं कि चारों की चारों क्लासेस में अगर मैं 4 क्वेश्चन उसके लेके आऊं, लाइक 4 क्वेश्चन लास्ट के 15 मिनट में मैं 11th के लेके आऊं, तो कैसा रहेगा।
एज अ सजेशन तुम दे सकते हो। मतलब 4 क्वेश्चन वो किस टाइप से, मान लो कोई चैप्टर का टेस्ट है, मान लो पीरियोडिक टेबल का मेरा मन किया मैं कोई 4 क्वेश्चन ले आई, तो तुम वो सोल्व करके देख सकते हो अगर तुम्हारा वो हो गया चैप्टर। जैसे केमिकल बॉन्डिंग के ले आई, मोल कॉन्सेप्ट के ले आई, है ना। तो तुम मुझे बताओ क्या ये ठीक रहेगा? यस मैम। यस मैम। Yes. ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे अपन फिर कल की क्लास से, ठीक है। देखते हैं कि कैसा रहता है। आर्यन कैसा रहेगा? कहाँ है आर्यन? आर्यन सो तो नहीं गए, गेम तो नहीं खेल रहे? नो मैम। हाँ ठीक है, आओ इधर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बोन पेयर इन हाइड्रोजन। क्या होता है हाइड्रोजन? मैम N2H4। N2H4 NH2 NH2। बेटा हाइड्रोजन का ये मालूम वैसे होना चाहिए था, बट इट्स ओके, नहीं पता था तो अभी ध्यान रखो। हाइड्रोजन क्या होता है, ये बहुत पॉपुलर है, बड़ा आता है केमिस्ट्री में नाम इसका, हाइड्रोजन। आपसे बॉन्ड पेयर पूछे थे और लोन पेयर का सम पूछा था। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 5, और लोन पेयर कितने हैं? 2, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, ठीक है ना। चलो आओ लिख लेना, N2H4 होता है इसका। मैम यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर भी काउंट करे। हाँ जी, फिर से बोलो। मैम नाइट्रोजन के लोन पेयर भी काउंट करे। हाँ करे हैं ना, उसने बोला था ना सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बोन पेयर। तो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो भी, 5 लिख कर आया। तुम क्या लिख के आ गए थे? मैम 5 ओनली बॉन्ड पेयर काउंट करे थे। अरे वो लोन पेयर भी लिखा है, तो पूरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर जो भी हैं वो भी काउंट करने थे। यहाँ पे आओ। हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो आर आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन भी बोल दो इसको। अच्छा करके आयो, क्या बात है, अच्छी बात है बेटा। चलो, इस चीज की खुशी है कि केमिकल बॉन्डिंग में से तुम लोग सही करके आए हो। SO2 तो आपका बेंट होता है, हटाओ। ये लीनियर होता है, ये भी बेंट होता है। ये CH2 ऐसे होता है लीनियर। अगर NCO नेगेटिव का नहीं पता था ना, इसको तुम ऐसे करो, कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो सेंट्रल एटम होगा, उसके बाजू में नाइट्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, कार्बन 4, तो यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो चेक करो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड 2, तो यानी कि ये भी क्या होगा? sp। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन तो था ही नहीं ना इसमें, 3 आंसर आ जाएगा। स्विच ऑफ होने वाला है? अरे क्यों, चार्जिंग लगा लो ना उसको। बेटा 10 मिनट तो लगाऊंगी और क्लास, 3 क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं, 5% तो चल जाएगा। 10 मिनट आराम से, आराम से चल जाएगा। चलूं आगे। ये देखो, तुम लोगों को इतनी हंसी क्या अब हंसी क्यों आती है, जैसे पता नहीं मैं क्या जोक मार देती हूँ क्लास में। लाइट कट हो जाती है? नहीं, दिल्ली का नहीं है वो, हिमाचल, ओ कहाँ के हो? उत्तराखंड के हो। उत्तराखंड में तो मस्त मौसम हो रहा है, 1 नंबर का। घूम के आओ फिर वादियों में, स्ट्रेस रिलीज होगा। मैम रात को। अरे मतलब मैम बट क्लास कंसिस्टेंसी रखनी है। अरे क्लास के टाइम थोड़ी ना तुम लोग जंगल में लेके चले जाओगे फोन को। नहीं मैम, मतलब दिल्ली से जाने की मतलब प्लान था मैम, बट क्लास कंसिस्टेंसी। ना ना ना, तुम लोगों, ना ना ना, दिल्ली वाले बच्चों को नोट अलाउ, उनको कोई अलाउ नहीं। तुम लोग गर्मी भी झेलो दिल्ली की, और ये वाला मौसम भी देखो। मैं बोल रही हूँ हिमाचल में जो उत्तराखंड में रहते हैं,
और तुम लोगों को ये नहीं बोला कि क्लास के टाइम मोबाइल की टॉर्च जला के घूमने चले जाओ, जब तुम्हें छुट्टी मिल जाती है तो जा सकते हो थोड़ी देर के लिए। चलो आ जाओ। उसके बाद करते हैं हम ये वाला सवाल करते हैं 48 वाला। 48 में क्या पूछा था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी पूछी है -x, मतलब x की वैल्यू बतानी थी, ऑफ C6H6, मतलब बेंजीन है तुम्हारा ये, ठीक है। आपको डेल्टा H फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं मेरा बेटा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी होती है एनर्जी की वो, और माइनस जो कैलकुलेट करते हो। एक्चुअल में क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी, माइनस जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी, वैसे निकल के आती है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती है, हम ये बताते हैं कि हमारा जो वो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है बाय रेजोनेंस। अब यहाँ पे इन्होंने किस हिसाब से सवाल को पूछा है, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल दे रखी है, कैलकुलेटेड तुम इस डेटा से निकालोगे और माइनस करके तुम्हारे पास रेजोनेंस एनर्जी आएगी। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक बार बताओ C6H6 कैसे बनेगा, 6 कार्बन से प्लस 3H2 से बनेगा, ऐसे बनेगा ना। हाँ, और यहाँ पे जब आप डेल्टा H फॉर्मेशन निकालोगे और तुम्हें अगर बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, तो अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो बॉन्ड एनर्जी के केस में हम बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की लेते हैं। हाँ, वैल्यू तभी माइनस में आती है वहां पे। रिएक्टेंट की अगर आप बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में लिख रहे हो तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही हम कंबशन वाले के केस में भी यही करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंट तो तुम्हारा ये है, क्या तुम्हारे पास कार्बन दिया हुआ है, हाँ मैम, हीट ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 716.8, प्लस H2 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखना, 1 2 3 4, ये 3 इंटू 436.9, ठीक है जी, माइनस प्रोडक्ट में देखना क्या क्या है, किस किस की चाहिए तुम्हें, इधर आओ। C6H6 कितने कार्बन है, ध्यान से देखो कितने CH है, 6, तो इनकी एनर्जी चाहिए है ना। इसको ब्रेक करने के लिए कुछ चाहिए, आपको 6 के लिए चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं बताओ मेरे को, 3, बोलो 1 2 3, 3 है ना, तो मुझे ये चाहिएगी, जो भी सीसी की वैल्यू होगी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, यानी कि ये करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज हैं, निकाल लो, एक्सपेरिमेंटल में से माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। हाँ, कैलकुलेशन ना इसमें थोड़ी ज्यादा बड़ी है, और अगर मान लो उसमें आ गया, जेई में आ गया, तो क्या करोगे, इसको फर्स्ट राउंड में मत करना, सारा टाइम इसमें ही लगा दोगे वरना, ठीक है। इसको आप सेकंड राउंड के लिए बचा के रखना अगर टाइम है तो आप लोगों के पास, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आएगा 150, आंसर आएगा 150, ठीक है। चलिए, रह गए क्या और भी क्वेश्चन, 2 रह गए। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, इतना निकालना है। ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ऋषि ने पूछा था ना ये वाला, हाँ ठीक है। हाँ, ये वाला और MCQ सेम है इसमें, तो ये सोल्व कर लेना है ना, वो करवा चुकी हूँ मैं। 43 आंसर आ जाएगा, फ्री के नंबर मिल गए तुम्हें तो इसमें। अगर जो वो करके आया है तो ये ठीक होगा, अगर वो गलत करके आया तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा लेवल बना हुआ है इस बार पेपर। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसमें ना एक गड़बड़ कर दी इन्होंने,
जब ये जेई में सवाल आया था, एक्चुअली जेई में ही आया था, तो जब ये जेई में सवाल आया था तो उसमें वो ऑप्शंस में आया था वो, और ऑप्शन में जो उसके 4 ऑप्शन थे ना, उसमें जो आंसर रिपोर्ट करना था वो किलो जूल पर मोल में था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ना कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि किलो जूल पर मोल में निकालना है। तो अगर किसी का आंसर आ गया होगा और सिर्फ वो इसी में ही कंफ्यूज हो गया कि यूनिट क्या निकाल दिए, तो वो तुम लोगों का फॉल्ट नहीं था फिर इसमें। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आइडली क्वेश्चन में जो ये फाइनल पेपर में आया था जब, तो ऑप्शन में यूनिट दे रखी थी, ठीक है, तो यूनिट दे रखी थी तो पता चल गया था बच्चों को कि किलो जूल पर मोल में। बट अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे बात करूं तो उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करके दिया, तो हो सकता है इस वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई हो, तो इसमें तुम लोगों का नहीं है फॉल्ट। बाकी मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना। तो एक तो इस क्वेश्चन में तुम होए होगे कंफ्यूज, एक वो डिग्री वाले में होए होगे। देखो आपको डेंसिटी दे रखी है डायमंड और ग्रेफाइट की, दे रखी है ना 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला होता है तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज दिस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बहुत पॉपुलर, मतलब इसके बहुत सवाल मिलेंगे तुम्हें, और इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर टेम्परेचर सेम है तो। ये भी बहुत पॉपुलर, इतने सवाल आए हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ प्रेशर दिया हुआ है तो आप नीचे वाला नहीं लगाओगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो आप देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पी डेल्टा वी, पी दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं तुम खुद देखो, डेंसिटी है, वॉल्यूम निकालना, मास चाहिए। तो डायमंड की डेंसिटी दे रखी है, डायमंड का मास क्या होगा? डायमंड है क्या? कार्बन ही तो है। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन ही तो है। तो अगर मुझे मान लो डेल्टा वी निकालना हो तो कैसे निकालूंगी? डायमंड की डेंसिटी ऑफ और ग्रेफाइट की कैसे निकालूंगी? चेंज देखना एक बार, 12/3 माइनस 12/2 माइनस 12/3, देखना एक बार, ठीक है। ऐसे ही निकालूंगी ना मास बाय डेंसिटी करके। तो ये क्या हो जाएगा? मास 12 ग्राम पर मोल, और ये डेंसिटी क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। हाँ ठीक है ना? किसी को दिक्कत है तो बताओ कि मैम कैसे निकाला वॉल्यूम। डायमंड का निकालो, ग्रेफाइट का निकालो, माइनस करो। तो यूनिट क्या आएगी मुझे बताओ? चेंज इन वॉल्यूम की कोई बता पाएगा? ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, पर मोल सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सोच के बताना, बताओ। यस मैम, यस। ठीक है, चलो। और मैग्नीट्यूड लेना, मतलब जो भी आंसर आएगा आपको पॉजिटिव में लेना। तो आप निकाल लो, यहाँ पे क्या आएगा? 6 माइनस 4 पर मोल। 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, तो यानी कि ये आ गया मिलीलीटर पर मोल। ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। और 1 मिलीलीटर में होता है 10⁻⁻³ लीटर, तो ये आ जाएगा लीटर पर मोल। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बोलो। सिर्फ थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का था, बाकी तो ठीक था। हाँ, तो अब लगाएं फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁵ बार, और चेंज इन वॉल्यूम इतना आया 2 × 10⁻³ लीटर पर मोल। अब तुम्हें चाहिए भाई साहब, अब तो हालांकि तुम्हें दे नहीं रखा था किलो जूल पर मोल में, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रही किलो जूल पर मोल में, तो पर मोल तो है ही। आपको क्या लेना था? जूल लाना था। और 1 बार लीटर होता है 100 जूल के बराबर। एक ये यूनिट कन्वर्जन इसमें काम आना था तुम लोगों का। अच्छा सवाल है, लिख लेना। तो 5 × 10⁵ × 2 × 10⁻³ बार लीटर को मैं लिख रही हूँ 100, तो ये आ जाएगा जूल पर मोल, ठीक है। और अगर किलो जूल में है तो मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा बताओ? 1000 से।
नीचे यहाँ पे कर रही हूँ, तो 2 0 से 2 0 कट गई है ये 5, ये कितना बच गया, ये बच गया 100। तो ये आ गया मेरे पास 100 किलो जूल पर मोल। तो अगर किसी का यूनिट की वजह से गलत हुआ है तो दैट वाज नॉट योर फॉल्ट, बट अगर किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चला था वहां पे तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या किया एक बार फिर सुन लो, मैं पूरा समझा रही हूँ। आपका जो इसमें फॉर्मूला लगेगा दैट इज डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। पी इज प्रेशर, डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, और यू हैव गिवन डेंसिटी इन द क्वेश्चन, तो मास बाय डेंसिटी से चेंज आ जाएगा वॉल्यूम का, है ना, ग्रेफाइट माइनस डायमंड करके। ठीक है, डेल्टा वी आ गया, प्रेशर आपको दिया है। अब आपको प्रेशर बार में दिया है, वॉल्यूम आपका लीटर में, तो बार लीटर किसके बराबर होता है? जूल के अप्रोक्स होता है ना, 100 जूल होता है। तो बस उसको कर दिया, अगर किलो जूल में आंसर चाहिए तो मैंने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड। अच्छा, कन्वर्ट नहीं किया था। अगर यूनिट में तुम्हें मेंशन होता ना किलो जूल पर मोल में आयरन, तो शायद तुम सही निकाल पाते वहां पे। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब सारे बच्चे लिख लेंगे इन जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने थे थर्मो के या केमिकल के, तो प्लीज आप लोग उनको लिख लेना। पेपर अच्छा था इस बार का, ये नहीं कि तुमने थर्मो नहीं पढ़ा इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छा था, वैसे भी थर्मो के इन्होंने सही सवाल डाले हुए थे, तो पेपर वॉज गुड। ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ भेज देती हूँ बना के, आप कर लेना। एक तो डायमंड को ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट को क्या था वो, डायमंड को ग्रेफाइट होने में कितने साल लग जाते हैं आर्यन? हाँ छोड़ो, फिर डायमंड में ही रहने दो उसको। मैम बट ग्रेफाइट से डायमंड पूछ रहा हूँ। अच्छा, ग्रेफाइट से डायमंड पूछ रहा है क्या? यस मैम। नहीं बना सकते हो, कोई प्रोसेस हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी पेंसिल की उसको लेके ट्राई करूंगी कि डायमंड मिल जाए मेरे को। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। कल मैं स्टार्ट करूंगी आपका D&F फ्लो के लिए। ठीक है।